हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए ऑफ बीआरएफ, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, यानी कि जो आपका अनुबंध करने की क्षमता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि पर्सन मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिसोर्सेज या कैपेबल बाय रिसोर्सेज, यानी कि व्यक्ति को संसाधनों से सक्षम होना चाहिए। दूसरा दिया है पर्सन की जो कॉम्पिटेंसी है या फिर अनुबंध करने के लिए जो किसी व्यक्ति की योग्यता है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, या पर्सन शुड हैव इंटेंशन, यानी कि पर्सन के पास क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति का अनुबंध करने का इरादा होना चाहिए। और चौथा है नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही है, इसका जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा, सही विकल्प या फिर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी, कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस व्यक्ति के पास क्षमता होनी चाहिए उस अनुबंध को बनाने की, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी ऑफ दैट पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उस पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की, कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या, अगला प्रश्न क्या दिया है, पढ़िएगा क्या दिया है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड इन, यानी कि अनुबंध की क्षमता प्रदान की गई है किस सेक्शन में या किस अधिनियम में या किस धारा में। क्या ये 13वीं धारा में बताया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, या सेक्शन 12 में बताया गया है धारा 12 में, या फिर धारा 11 यानी कि सेक्शन 11 में, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। किसमें बताया गया है, तो ये बताया गया है आपका किस धारा में या किस सेक्शन में, तो ये बताया गया है आपका, ये बताया गया आपका धारा 11 या सेक्शन सी में, सेक्शन सी कर रहे हैं, सेक्शन 11 में। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, मतलब अनुबंध की या अनुबंध करने की जो क्षमता है ये किसमें शामिल है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसमें शामिल है, क्या ये शामिल है एज ऑफ मेजोरिटी क्राइटेरिया में, क्या ये शामिल है मेटल स्टेटस क्राइटेरिया में, क्या ये शामिल है प्रोहिबिशन ऑफ एनी लॉ, या फिर प्रोविजन बाय एनी लॉ, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर बहुमत मानदंड की आयु में, धातु स्थिति मानदंड में, या फिर किसी भी कानून द्वारा निषेध में, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है ये सारे के सारी चीजों में शामिल है, चाहे वो आपका एज ऑफ मेजोरिटी क्राइटेरिया क्यों ना हो, चाहे वो आपका मेटल स्टेटस क्राइटेरिया क्यों ना हो, या फिर आपका प्रोहिबिशन बाय एनी लॉ क्यों ना हो, इसमें सभी में शामिल है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव या फिर उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। भारत में एज ऑफ मेजोरिटी कौन रेगुलेट करता है, एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो कौन रेगुलेट करता है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1870, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1865, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, या इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1885। कहा कि भारत में बहुमत की आयु किसके द्वारा नियंत्रित होती है। भारतीय बहुमत अधिनियम 1870, भारतीय अधिनियम, भारतीय बहुमत अधिनियम 1870, भारतीय बहुमत अधिनियम 1865, सब भारतीय अधिनियम है, बट साल का बस अंतर है। 1870 में पास हुआ था कि 1865 में पास हुआ था, 1875 में पास हुआ था या 1885 में, तो ये पास हुआ था 1875 में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय बहुमत अधिनियम 1875। अगला प्रश्न है, दे रहा है कि राम की आयु 17 वर्ष 11 माह और 29 दिन है, तो राम को क्या माना जाएगा। 17 वर्ष 11 महीने और 29 दिन, तो इसे क्या माना जाएगा। क्या ये मेजर है, क्या ये माइनर है, कैन नॉट बी डिसाइडेड, या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, ये माइनर होगा, नाबालिग है बच्चा अभी, राम क्या है, नाबालिग है। कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर, जो कॉन्ट्रैक्ट हम माइनर के साथ बनाते हैं वो क्या होता है, मैंने पहले बताया है, अगर आप किसी नाबालिग के साथ कोई अनुबंध बनाते हो तो वो क्या होता है, वो अनुबंध मान्य नहीं होता है, वो अनुबंध शून्य होता है। ठीक है, यानी कि शून्य। एक और दिया वॉइड एब इनिशियो, यहाँ पे अगर देखिए, अगर ऑप्शन में वॉइड दिया है और वॉइड एब इनिशियो दिया है, शून्य एव प्रारंभिक, ठीक है, तो शुरुआत से ही ये क्या है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेज से ये क्या है, वॉइड है। देखिए मैंने बताया था पहले भी कि जो चीजें इनिशियल स्टेज पर लीगल होती हैं और बाद में जाके इलीगल हो जाती हैं या फिर वॉइड हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वॉइडेबल कहते हैं। लेकिन जो शुरुआत से ही होता है उसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड एब इनिशियो।
तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना एक वॉइड एब इनिशियो है या फिर शून्य एब प्रारंभिक। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन बी, शून्य एब प्रारंभिक, वॉइड एब इनिशियो। यानी कि अगर ये नहीं रहता तब आप वॉइड कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन ये अगर दे रहा है तो तुम्हें प्रायोरिटी किसको दोगे? आप इसको दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपकी होगी, क्योंकि ऑप्शन चेंज कर सकता है। तो ऑप्शन के साथ खेलने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि भाई अगर ऐसे केस माइनर के केस में अगर वॉइड दे रहा है और वॉइड एब इनिशियो दे रहा है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? वॉइड एब इनिशियो को दोगे, ना कि वॉइड को। गॉट इट? अच्छा, अगला प्रश्न दिया है, राम का एज जो दिया है वो कितना दिया है? 17 साल दिया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मोहन 25 साल का जो कि है मोहन। तो मोहन क्या है? मेजर है। मोहन क्या है? मेजर है। और राम क्या है? राम माइनर है। ठीक है, राम क्या है? माइनर है। मोहन मेजर और राम माइनर। तो इसे पूछा है कि हियर रेमेडी अवेलेबल इन राम एज, कह रहा है ना कि राम का एज कितना है? 17 साल। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मोहन के साथ, और मोहन जो है, मोहन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कैसे? तो उसको वो 1 लाख का लोन दे रहा है, 1 लाख का कर्ज दे रहा है। ठीक है, उधार दे रहा है। और ये डिसाइड करता है, ये तय किया जाता है कि जो मोहन है वो पूरा का पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ 1 साल बाद दे देगा। 1 साल बीतने के बाद या 1 साल की एक्सपायरी के बाद मोहन डिसाइड करता है कि वो अमाउंट को पे करेगा, ये क्लेम करते हुए कि राम के पास कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को, नो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास कोई कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो है। और यहाँ पे रेमेडी क्या मिलेगा राम को? क्या राम रेक्टिफाई कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर राम अनुबंध को सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते हैं? राम मोहन को मूल अनुबंध के आधार पर राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकता है, या फिर सॉरी, राम के पास कोई उपाय नहीं है क्योंकि अनुबंध शून्य एब प्रारंभिक था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए, तो इनमें से क्या आपका सही होगा? क्या राम उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है? क्या राम अनुबंध सुधार सकते हैं या सुधार कर सकता है, या फिर राम मोहन को मूल अनुबंध के आधार पर राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकता है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग अच्छे से फिर से एक बार पढ़िएगा, अच्छे से एकदम। ठीक है, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे से एकदम, एक बार आप लोग पढ़िए। ठीक है, देखिए, अगर राम इसमें क्या है? आपका माइनर है, और जो मोहन है वो आपका मेजर है। राम माइनर और मोहन मेजर। राम माइनर है और मोहन मेजर है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये वॉइडेबल होता है ना, वॉइडेबल, तो कुछ रेमेडीज मिल भी सकते थे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शुरुआत से ही क्या है? शुरुआत से ही शून्य है, शुरुआत से ही ये सही नहीं है। ये बात राम को शुरुआत में ही अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ये निर्णय लेना चाहिए था कि उसे उधार देना है मोहन को कि नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन क्या कर गया? गेम खेल गया। मोहन यहाँ पे गेम चेंजर हो गया, वहां उसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। यहाँ राम बेचारा सोचा कि मोहन मेरा दोस्त है, तुम्हें क्या पता राम कि मोहन तुमसे 7 साल बड़ा है, 8 साल बड़ा है, 7 साल का 8 साल बड़ा है। ठीक है, तो 8 साल का हिसाब किताब वो कर दिया अच्छे से, खेल गया गेम लास्ट में कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पास शुरुआती से वो मुझको उधार दिया है। तो यहाँ पे राम के पास कोई रेमेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वॉइड एब इनिशियो है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर कैन ओनली बी डन बाई, मतलब नाबालिग की संपत्ति बेचने का जो अनुबंध है ये केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या ये केवल गार्जियन ऑफ द माइनर द्वारा किया जा सकता है, या फिर सर्टिफाइड गार्जियन ऑफ द माइनर द्वारा किया जा सकता है, एनी रिलेटिव ऑफ द माइनर, या फिर नन ऑफ द अबव? जो सर्टिफाइड है, ठीक है, माँ बाप, तो उनके द्वारा किया जा सकता है। सर्टिफाइड नाबालिग के प्रमाणित अभिभावक जो है उनके द्वारा, जो प्रमाणित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नेसेसरीज या नेसेसिटीज, निम्नलिखित में से किस आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में गिरना माना जाता है या फिर शामिल किया जाता है? नाबालिग के माता पिता की अंतिम संस्कार समारोह के लिए किए गए खर्च, यानी कैटेगरी ऑफ नेसेसरीज में कौन कौन सा आता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परफॉर्मिंग फ्यूनरल सेरेमनीज ऑफ माइनर पेरेंट्स, मनी बोरोड टू सेव मनी माइनर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम सेल इन एग्जीक्यूशन, एक्सपेंसेस फॉर एजुकेशन, या फिर मेडिकल। तो इसमें से सारी की सारी चीजें जो हैं वो नेसेसिटीज के केस में आ जाती हैं। ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी कि
शराबी व्यक्ति या फिर एक नशे में धुत व्यक्ति जो अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि वे निम्न श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आता है? पियक्कड़ व्यक्ति या फिर शराबी व्यक्ति किस में आता है? तो शराबी व्यक्ति या फिर जो नशे में धुत व्यक्ति है वो किस में आता है? वह व्यक्ति आता है अस्वस्थ या अस्वस्थ दिमाग व्यक्ति, या फिर जिसका दिमाग अनसाउंड है उसमें आता है शराबी व्यक्ति। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर दीजिए। कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, और हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।